वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्कूल बाय सुमन शर्मा। रीट एसएसटी के लिए हमारी जो शिक्षण विधियों से रिलेटेड जो श्रृंखला चल रही है, जिसमें शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे पार्ट 2 आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखिए, हमारे चैनल पर शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जो पार्ट 1 हैं उससे रिलेटेड सारे टॉपिक के वीडियोज उपलब्ध हैं। आप चाहें तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। प्रायोजना कार्य आज हमारा विषय रहेगा। देखिए, प्रायोजना कार्य पढ़ने के लिए हमें किस टॉपिक को पढ़ने की नीड होगी, यह हमें पता होना चाहिए। देखिए, प्रायोजना कार्य से तात्पर्य हमारा क्या है, शब्द का अर्थ समझते हुए चलेंगे। प्लस योजना, प्रायोजना विशेष रूप से कोई योजना बना करके, कोई प्लानिंग करके जब कोई कार्य स्टार्ट किया जाता है तब हम उसे कहेंगे प्रायोजना कार्य। तो प्रायोजना कार्य के लिए हम देखते हैं जो प्रायोजना विधि है उसकी बात हम करते हैं। देखिए, प्रायोजना विधि जो है वह उसका जो प्रारंभ है शिक्षा शास्त्री थे एक जॉन डीवी। कौन थे? जॉन डीवी। उनके शिष्य किलपैट्रिक द्वारा किया गया था। तो प्रायोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? जॉन डीवी के। ठीक है। किलपैट्रिक के द्वारा प्रायोजना विधि का जो प्रारंभ किया गया वह 1918 में किया गया था। इस विधि में छात्र की रुचि, क्रिया, समस्या समाधान तथा अर्थपूर्ण क्रियाओं द्वारा किया जाता है। देखिए, यह जो विधि है, प्रायोजना विधि जो है, यह 3 सिद्धांतों पर बल देती है: लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस और लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। करके सीखना, अनुभव से सीखना और निरीक्षण से सीखना। हिंदी में हम कहें तो करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना तथा निरीक्षण द्वारा सीखना, इन पर जोर देती है। तो देखिए, किलपैट्रिक ने 1918 में प्रायोजना विधि जो दी थी। किलपैट्रिक कौन थे? शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के शिष्य थे। 1918 में जब ये विधि उनके द्वारा दी जा रही है तो 3 सिद्धांतों पर ये कार्य कर रही है: लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस और लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। यहाँ हमने प्रायोजना विधि के बारे में जाना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो प्रायोजना विधि है उससे संबंध में कुछ विद्वान हैं, उनके द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई। जैसे कि सबसे पहली परिभाषा हम देखते हैं किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक अभी हमने किया था, जनक है इस विधि के। किलपैट्रिक ने कहा कि प्रायोजना एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। ध्यान रखिए, यह मात्र क्रिया नहीं है। क्या है ये? उद्देश्यपूर्ण क्रिया। तात्पर्य यह है कि जब कोई क्रिया की जा रही है उससे पहले पूर्व में उसके उद्देश्य निर्धारित किए हुए हैं। तो प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण तन्मयता के साथ में संपन्न की जाती है। देख, रीट 2018 में भी किलपैट्रिक की परिभाषा आई हुई है एग्जाम में। तो आपको मैंने इम्पोर्टेंट जो कोटेशंस बनते हैं वह यहाँ उपलब्ध करवाए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो देखो, हमने सबसे पहली परिभाषा ली किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक इसे एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया कहते हैं और सामाजिक वातावरण में पूर्ण तन्मयता के साथ में संपन्न करने की बात कहते हैं। अगली हमारी परिभाषा है स्टीवेंसन की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है ये भी। स्टीवेंसन के अनुसार प्रायोजना एक ऐसा समस्यात्मक कार्य है। तो देखो, स से हम स्टार्ट करते हैं स्टीवेंसन और से समस्यात्मक कार्य जोड़ते हुए चलेंगे, जो प्राकृतिक वातावरण में पूरा किया जाता है। तो देखिए, सामाजिक वातावरण कह दीजिए, प्राकृतिक वातावरण कह दीजिए, हमें क्या याद रखना है? किलपैट्रिक कहता है उद्देश्यपूर्ण क्रिया है और स्टीवेंसन कहता है समस्यात्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? स्टीवेंसन इसको कैसा कार्य बताता है? इस समस्यात्मक कार्य बताता है जो प्राकृतिक वातावरण में पूर्ण करने की बात कहता है। 2 कोटेशन हमने किए हैं, किलपैट्रिक तथा स्टीवेंसन। नेक्स्ट कोटेशन हम देखते हैं पार्कर का। पार्कर क्या कहते हैं? देखिए, पार्कर के अनुसार प्रायोजना कार्य की एक इकाई है। क्या कहता है? प्रायोजना कार्य की एक इकाई है। इसमें छात्रों को कार्य की योग्यता व संबद्धता व उत्तरदायी माना जाता है। क्या माना जाता है? तो इकाई किसने कहा है? पार्कर ने कहा है। देख लीजिए, पार्कर में भी हम ऊपर की तरफ इस तरीके से र को लिखा है जैसे, और इकाई में भी हमने कुछ इस तरीके से ई से इमली का बनाया है। तो यह हम ट्रिक के रूप में यूज ले सकते हैं कि पार्कर क्या कहता है कि प्रायोजना कार्य एक इकाई है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेलार्ड।
देखिए बेलार्ड की हम बात करते हैं, चौथी परिभाषा है ये। बेलार्ड के अनुसार प्रायोजना कार्य वास्तविक जीवन का एक ऐसा अंग है जो विद्यालय में संपादित होता है। तो देखिए विद्यालय में बेल लगानी है, हमें याद रखना है बेल कहाँ लगानी है, बेल विद्यालय में लगानी है, क्योंकि भावी शिक्षक हैं आप सभी और शिक्षक बनने के उपरांत अपने विद्यालय में आपको बेल लगानी है अगर आपने प्रायोजनापूर्ण कार्य किया तो। तात्पर्य यह है कि अच्छे से कोटेशन याद करके गए और एग्जाम में जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो उसको पुटअप भी किया, तब आपको विद्यालय में जाना है और बेल लगानी है। तो बेलार्ड के अनुसार प्रायोजना कार्य वास्तविक जीवन का एक ऐसा अंग है जो विद्यालय में संपादित किया जाता है। अगली परिभाषा हम देखते हैं गुड की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गुड की ये परिभाषा। गुड कहते हैं, देखिए गुड के अनुसार प्रायोजना क्रिया की एक महत्वपूर्ण इकाई है जिसका शैक्षिक महत्व है, जो बोध हेतु एक से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति करवाता है तथा इसमें समस्या की खोज और समाधान निहित है। तो देखो हमें गुड एग्जाम में तभी मिलेगा जब हम बहुत लंबी परिभाषा याद करेंगे। तात्पर्य यह है कि जब हम समस्या की खोज और समाधान दोनों की बातें करेंगे या फिर प्रायोजना को हम कहेंगे कि महत्वपूर्ण इकाई है, इसका शैक्षिक महत्व अलग है, यह बोध इसमें बोध हेतु एक से अधिक लक्ष्यों को प्राप्त करवाती है। तो हम एक से अधिक लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, एक से अधिक परिभाषाएं याद करेंगे तो हमें गुड मिलेगा और गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए प्रायोजना के चरण की हम बात करते हैं। प्रायोजना विधि जो है यह कितने चरणों में कार्य करती है। तो सबसे पहला जो इसका चरण आता है, इनको सीक्वेंस में याद कीजिएगा, मैंने यहाँ पर सीक्वेंस में ही आपको अवेलेबल करवाए हैं। तो इसका जो सबसे पहला चरण आता है परिस्थिति का निर्माण करना। जब भी प्रायोजना विधि के अंतर्गत कोई योजना बना करके कार्य किया जाता है तो वैसी परिस्थिति का निर्माण किया जाता है। फिर योजना का चुनाव करना, दूसरा चरण इसका है, योजना का फिर चुनाव किया जाता है। फिर योजना का नियोजन करना, प्लानिंग करना उसके बारे में। फिर योजना की पूर्ति करना। पांचवा चरण आता है योजना का मूल्यांकन करना और छठा आता है योजना का लेखा जोखा रखना। यह 6 चरण है। तो एक सिंपल प्रश्न तो ये बनता है कि प्रायोजना विधि में कितने चरणों में यह योजना चलती है, तो 6 चरणों में। दूसरा यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है अधिकांश विधियों में हम देखते हैं कि वो सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम चरण में आती है, लेकिन प्रायोजना विधि के अंदर कुछ बात अलग होती है। प्रायोजना विधि में हम बात करें तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, योजना का मूल्यांकन जो है, यह 5वें चरण में आ जाती है। और छठा चरण कौन सा है, रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड मतलब लेखा जोखा रखना, रिकॉर्ड संधारण करना कि हमने इस योजना के अंतर्गत जिस टॉपिक पर योजना बनाई, कार्य किया, उसमें क्या हमने प्रसिद्धि प्राप्त की, क्या हमने कुछ गलती की, वो सब का लेखा जोखा रखना इसका सबसे अंतिम चरण है। तो प्रायोजना के चरण यहाँ हमारे 6 चरण हैं। फिर रिपीट करती हूँ मैं, प्रायोजना के कितने चरण हैं, 6, जो मैंने सीक्वेंस से आपको यहाँ अवेलेबल करवाए हैं। 5वां चरण पर स्ट्रेस इसलिए देना है क्योंकि अधिकांशतया मूल्यांकन जो है वह सबसे अंतिम चरण में आता है, परंतु प्रायोजना विधि में यह 5वें चरण में हमें उपलब्ध होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रायोजना विधि की कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि प्रायोजना विधि की विशेषताओं में हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रायोजना कार्य से प्रजातांत्रिक भावनाओं को बढ़ावा मिलता है। प्रायोजना कार्य से प्रजातांत्रिक भावनाओं को, क्योंकि बच्चों को मिल करके, कुछ बच्चों का समूह बना करके, उनको टीम बना करके कार्य सौंपा जाता है, तो वह एक दूसरे की बात को सुनना, ध्यान से उनकी बात रखना सीखते हैं, अर्थात उनमें प्रजातांत्रिक भावनाओं को बढ़ावा मिलता है। दूसरा हम देखते हैं कि प्रायोजना कार्य से नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। क्या होता है, नेतृत्व क्षमता का विकास, क्योंकि जब हम टीम बनाएंगे तो किसी न किसी एक को लीडर बनाएंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में जो टोलियाँ डिवाइड की जाएगी उसमें भी हम देखते हैं कि उनका एक प्रमुख नेता बनाया जाएगा जो कि नेतृत्व करेगा। तो बच्चों में रोटेशन में ये चलता है, तो नेतृत्व शक्ति का विकास होता है। प्रायोजना कार्य करके सीखना पर आधारित है। तो हमने सबसे पहली बात यही की थी, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है ये। इसमें लर्निंग बाय डूइंग होने के कारण इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की परियोजना भी कहा गया है। तो प्रायोजना विधि कैसी है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इसको संचालित करने से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का संचार होता है। इस विधि में शारीरिक श्रम को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें चिंतन, तर्क तथा निर्णय शक्ति का विकास होता है, क्योंकि बच्चा जो है उस बारे में अगर सोचेगा, कार्य करेगा, तब क्या होगा कि उसकी जो चिंतन शक्ति है, उसकी जो निर्णय लेने की शक्ति है, उन सब का विकास होगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं, यह दल शिक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? यह दल शिक्षण पर आधारित है। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें यह टीम बना करके कार्य करवाया जाता है, तो दल शिक्षण पर आधारित है। यह समवाय के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए इसकी जो विशेषताएं हैं, प्रायोजना विधि की जो विशेषताएं हैं वह आपको लाइन टू लाइन एग्जाम में देखने को मिल सकती है। जो समवाय के सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रायोजना विधि की विशेषता नहीं है, ऐसे करके एक प्रश्न आने की संभावना होती है। तो ये समवाय के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें सीखने के नियमों, जो थॉर्नडाइक के द्वारा मनोविज्ञान में सीखने के 3 नियम दिए गए हैं, तो इसमें भी सीखने के नियमों का समावेश किया है, जिससे कि संतोष की प्राप्ति होती है। इसमें आकस्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए प्रायोजना बच्चों के द्वारा ही संपन्न करवाई जाती है, जिससे कि कई बार हम देखते हैं कि ना चाहते हुए भी बच्चा टीम टीचिंग के कारण आकस्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसमें वास्तविक प्रयोगात्मक उपयोगी तथा स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वह विधि, वह कोई सी भी विधि, कंसेप्ट बना करके चलिए, वह कोई सी भी विधि जो लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित हो, करके सीखना पर आधारित हो, तो वह हमेशा मनोवैज्ञानिक विधि होगी। साथ ही उससे जो प्राप्त ज्ञान होगा वह स्थायी ज्ञान होगा। तो आज हम प्रायोजना विधि के बारे में, उसके अर्थ के बारे में जान पाए, उसकी परिभाषाओं के बारे में कुछ अध्ययन किया, और उसी के साथ हमने उसके कुछ चरण देखे तथा लास्ट में हमने इसके कुछ विशेषताएं देखी। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह हम देखेंगे प्रायोजना विधि के प्रमुख प्रकार। तो वीडियो को यहीं विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तथा कमेंट करके मुझे जवाब देंगे। थैंक यू।